नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है बवासीर। हेमorrhoid क्या है, वो किन कारणों से होती है, उसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, उसमें क्या जाँचें करानी चाहिए, उसके निवारण क्या है और उसमें किस तरह का आहार अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेमorrhoid या बवासीर होता क्या है। तो हेमorrhoid को ही हम पाइल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका एनस गुदा होता है और आपका लोअर रेक्टम, निचला जो मलाशय होता है, उनकी नसों में सूजन को ही हम बवासीर या फिर पाइल्स कहते हैं। बवासीर जो होता है हेमोराइड, वो दो तरीके का होता है, इंटरनल हेमोराइड एंड एक्सटर्नल हेमोराइड। जो बाहरी बवासीर होता है उसमें क्या होता है कि आपके जो एनस के आसपास की त्वचा में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो आंतरिक बवासीर होता है उसमें क्या होता है कि आपके एनस और लोअर रेक्टम जो होता है, निचला मलाशय की परत में ये प्रॉब्लम आती है। अब हम समझते हैं कि बवासीर किन-किन कारणों से होता है। तो बवासीर के बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण है कब्ज़ की समस्या, जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। जो लोग मल त्याग के समय बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं। उसके साथ ही प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है उनको भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। जो लोग कम रेशे वाला आहार अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करते हैं, उसके साथ ही जो लोग बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर बैठकर काम करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम इनके लक्षणों को समझते हैं कि उसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो लक्षण में जो बाहरी बवासीर होता है, उसमें क्या होता है कि एनस जो होता है उसमें इचिंग, खुजली या फिर जलन होती है। और दर्द और बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। दर्द स्पेशली तब होता है जब वो बैठते हैं, बैठते समय बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके साथ ही एनस के आसपास सूजन हो जाती है। इस तरह के लक्षण जो हैं वो बाहरी बवासीर में देखने को मिलते हैं। आंतरिक बवासीर में क्या होता है कि त्वचा जो होती है वो मल त्याग के समय गुदा से बाहर आ जाती है। और उसके साथ ही मल त्याग के दौरान क्या होता है कि उसमें कई बार इनको पेनलेस, मतलब दर्द रहित रक्तस्राव भी होता है, जो कि कई बार दिखता है। इनको टिश्यू पेपर से क्लीन करने पे वो ब्लड इनको दिखता है। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या जांचें करानी चाहिए। तो इसमें एनोस्कोपी होता है, जिसमें एनस के अंदर की जांच की जाती है, और कोलोनोस्कोपी, जिसमें पूरे कोलन की जांच होती है। इस तरह की जांचें इसमें बवासीर को चेक करने के लिए की जाती हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें निवारण क्या क्या है, इनसे बचाव जरूरी है कि आप अपने डाइट में पानी अच्छी मात्रा में इंक्लूड करें। आप दिन भर में करीब 3 से 4 लीटर पानी अपने आहार में ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही आप रेशेदार भोजन अपने आहार में ज़रूर लें। रेशेदार भोजन में आप सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों अपने आहार में इंक्लूड करें। सॉल्युबल फाइबर जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें हम सॉल्युबल फाइबर बोलते हैं, और जो पानी में आसानी से नहीं घुलते वो इनसॉल्युबल फाइबर कहलाते हैं। इसके साथ ही जब आप मल त्याग के लिए जाएं तो बहुत तनाव में ना रहें, तनाव से मुक्त होकर मल, उसके साथ ही आपको अपने वजन को नियंत्रित करना है। उसके साथ आपको आयरन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो जो है वो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनते हैं। तो आयरन की सप्लीमेंट्स आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही यूज़ करें। उसके साथ ही आप दर्द आपको बहुत ज़्यादा होता है तो दर्द से बचने के लिए आप सिट्स बाथ ले सकते हैं। उसमें प्लास्टिक का एक टब का यूज़ करें, उसमें पानी को गर्म करके कुछ इंच तक रखें जहाँ आप आसानी से बैठ सकें, और सिट्स बाथ लें। इससे आपको दर्द में राहत मिलेगी। इन सब बातों का आप विशेष रूप से ध्यान दें। पानी हल्का सा गर्म करके सुबह के समय पिएं, और रेगुलर बेसिस पे कम से कम आधे घंटे रोजाना चलें। और तेल मसाले वाला खाना जो है अपने आहार में सम्मिलित ना करें। ये इनके बचाव हैं। अब हम समझते हैं कि किस तरह का आहार इन कॉन्स्टिपेशन से या बवासीर से बचने के लिए किस तरह का आहार अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना है और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो आपको क्या चीज़ें नहीं खानी है, तो डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ आपको कम करना है। उसके साथ तेल मसाले वाला भोजन नहीं लेना है। पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो बाहर का चिप्स पैकेट्स में फूड आते हैं वो आपको नहीं खाना है, इस बात का ध्यान देना है। इसके साथ ही कम रेशे वाले खाने, आपको आहार में कम रेशे वाली चीज़ें नहीं लेनी है। स्पेशली सिंपल कार्ब आपको अपने आहार में नहीं लेना है। जैसे आपको चावल है, मैदा है, मैदे की बनी सभी चीज़ें, उसके साथ ही सफ़ेद ब्रेड है, शक्कर का उपयोग ज़्यादा नहीं करना है। इन सब बातों का ध्यान देना है। शराब नहीं पीनी है, धूम्रपान का उपयोग नहीं करना है। इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम समझते हैं कि क्या चीज़ें आपको अपने आहार में सम्मिलित करनी है।
तो आपको खाना थोड़ा-थोड़ा करके कई बार खाना है। उसके साथ ही हरी सब्जियाँ, हरी सलाद भरपूर मात्रा में लेनी है। पानी आपको अच्छी मात्रा में लेना है। पर पानी कम से कम दिन भर में आपको 3 से 4 लीटर लेना है। रेगुलर बेसिस पे आपको आधा घंटे रोज़ एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब हम डाइट पे आते हैं। तो डाइट में जैसे आप सुबह जब भी सो के उठते हैं 6 साढ़े 6 बजे, तो आप सो के उठे तो सबसे पहले आप गुनगुना गर्म करके पानी पीजिए। गर्म करके उसमें आधा नींबू निचोड़ के वो पानी पीजिए। उससे आपको मोशन करने में आसानी होगी। उसके साथ ही फिर आप आधे घंटे रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए। व्यायाम अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसके बाद वहाँ से व्यायाम से लौट के आइए, फिर आप 7 से साढ़े 7 बजे आप मॉर्निंग में चाय, ग्रीन टी प्रेफ़र करिए, उसके साथ आप चाहें तो 4-5 भीगे हुए बादाम खा सकते हैं। नाश्ता जो होगा, नाश्ते में आप जैसे वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल उपमा, ओट्स ले सकते हैं। वेजिटेबल ओट्स बना के ले लिया आपने, रोटी ले लिया। रोटी में जैसे आप जौ की रोटी बना के यूज़ करिए, या फिर आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना सकते हैं। उसके साथ सब्ज़ी खा ली, रवा इडली ले लिया आपने, वेजिटेबल रवा इडली बना के ढोक लें, ब्राउन ब्रेड की सैंडविच बना के ले ली। इस तरह से कोई भी एक नाश्ता ऑल्टरनेट करके ले सकते हैं। अंकुरित मूँग को बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं। फिर 11 से 12 के बीच मिड मॉर्निंग में आप फल ले लीजिए। फल आपको उन फलों का यूज़ करना है जिनके छिलके उतरे हुए ना हों। जैसे आप फल में सेब ले सकते हैं, जामुन का यूज़ कर सकते हैं, अंगूर का यूज़ कर सकते हैं और नाशपाती यूज़ कर सकते हैं। इन फलों को अपने आहार में सम्मिलित करें। इसके साथ आप खट्टे फल भी यूज़ कर सकते हैं, संतरा, मौसम्बी, इन फलों को, पपीता, इन फलों का उपयोग अपने आहार में करें। मठा आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश ताज़ा घर का बना हुआ मठा आप यूज़ कर सकते, ये आप अपने आहार में चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं। फिर लंच आपका जो होगा वो 1 बजे से 2 बजे के बीच होगा। लंच में आप रोटियां बनाइए। रोटी में आप जैसे जौ की रोटी, मक्का की रोटी, या फिर साबुत चोकर सहित गेहूं की रोटी आप बना के यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ी, हरी सब्जियां आप यूज़ करिए। उसके साथ ही आप लौकी, कुमड़ा, कच्चे पपीता, इन सब सब्जियों का भी उपयोग किया जा सकता है। चावल आप ब्राउन राइस का यूज़ करिए राइस में, और या दलिया का यूज़ कर सकते हैं। सभी दालें आप खा सकते हैं। उसके साथ ही आप दही या फिर ताज़ा मठा, फ्रेश दही यूज़ करिए, और सलाद आप भरपूर मात्रा में अपने आहार में सम्मिलित करिए। शाम को आप 4 बजे के समय आप ग्रीन टी के साथ आप चाहें तो हल्का सा रोस्टेड चना या मूंगफली ले सकते हैं थोड़ा सा, वो आप यूज़ करिए। या फिर आप कोकोनट वाटर का यूज़ कर सकते हैं, या कोई एक फल खा सकते हैं। इवनिंग 6 ओ क्लॉक के आसपास आप सब्जियों का सूप बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें मिर्च नहीं आपको ऐड करनी है। या फिर सब्जियों को बॉयल करके आप खा सकते हैं। आपका जो डिनर होगा उसमें रोटी, सब्जी, दाल लेनी है। सोने से पहले यदि आपको भूख लगती है तो आप मखाने वगैरह रोस्ट करके खा सकते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट आपको कॉन्स्टिपेशन का कारण बनेंगे, तो आपको दूध का यूज़ नहीं करना है। मखाने वगैरह आप उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और सबसे ज़रूरी है, खाना थोड़ा थोड़ा करके खाएं, कई बार खाएं, इकट्ठा एक बार में ना खाएं, और तनाव दबाव से मुक्त रहें। पानी अच्छी मात्रा में लें, हरी सब्जियां, हरी सलाद लें, रेशे वाली चीज़ें अपने आहार में ज़रूर सम्मिलित करें, इन और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। इन सब बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हरी और लाल दोनों तरह की मिर्च का उपयोग आपको अपने आहार में नहीं करना है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।